हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बिहार में जो त्योहारों का सीज़न था वो ख़त्म हो गया और अब एग्ज़ाम का त्यौहार आने वाला है। तो और इस ठंड का उपयोग आप लोग अच्छे से कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए। इसके लिए हमारी संस्था आप सबका साथ दे रही है और इसी क्रम में हम लोग आज लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का PYQ और MCQ कह लो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हमारी संस्था हर एक चैप्टर से जितने भी MCQ हो सके उसको अपन लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे अच्छे से और उसका आंसर बताएंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्क कर सके और अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। ठीक है, तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। और ये जो चैप्टर है ये आपको हमारी संस्था के YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वहाँ पे जाके अच्छे से आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, चैप्टर को गंभीरता से और गहराई से समझने के लिए आप जाकर देख सकते हो और अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर लाओ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये सवाल है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इटली। इटली क्या है? एक देश का नाम है, लेकिन ये किस महाद्वीप में आता है ये पता है आपको? ये एशिया में महाद्वीप में आता है कि अफ्रीका में है, यूरोप में है ना, कि नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में है? तो देखिए विथ मैप मैं आपको बताता चलूँगा एक बार। जैसे क्लास 10th चैप्टर 1 में मेजर है जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, और आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये मैप हो गया आपका बच्चों, और इस मैप में आप देख सकते हैं ये यूरोप का मैप है, और यूरोप के मैप में आपको क्या मिलेगा? फ्रांस और इटली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपका है, देखो ये इटली है, क्या है बच्चों? ये इटली और ये फ्रांस। तो हम लोग देखेंगे, और ये क्या है? जर्मनी, है ना। तो जैसे कि इंग्लैंड हो गया, हम लोग हमेशा देखते हैं कि अंग्रेजों ने हम पे क्या किया? शासन किया। तो आखिर जो इंग्लैंड है वो किस महाद्वीप, है ना, का हिस्सा है? तो देखो इंग्लैंड यहाँ पे है। अगर आपको ना पता हो, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लैंड हो गया। तो इसी तरीके से ये जर्मनी हो गया। हम लोग जर्मनी का एकीकरण देखेंगे, और ये अभी हम लोग इटली पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ स्पेन हो गया, यहाँ पुर्तगाल हो गया। ये दोनों की क्या है? तो पुर्तगाल के कौन थे आपको देखना है? वास्को डी गामा के कौन थे? वास्को डी गामा। स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ देखो अभी यूक्रेन यहाँ है। ये पूरा आपका क्या हो गया? मॉस्को, रूस हो गया, जो भी वॉर चल रहा है। विथ मैप मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताता चलूँगा। ठीक है बच्चों, और अच्छे तरीके से क्लास में तो ऑलरेडी बता रखा हूँ। यहाँ पे आपको MCQ डील कर रहा हूँ। वेट, चलिए, तो इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेजिनी। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजिनी। तो इटली का एकीकरण का मसीहा मेजिनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो मैंने ये भी आपको अच्छे से पढ़ाया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क। अब देखो सवाल आएगा आपका कि जर्मनी में कौन है? बिस्मार्क है। अब कोई आएगा कि बिस्मार्क कौन ऐसा देश है जिसके लिए एकीकरण में भूमिका निभाई है? आपको क्या बताना है? जर्मनी बताना है। अगर एग्जाम में आएगा इटली, उसको नहीं टिक करना है। ठीक है, तो बिस्मार्क। तो ये आपका हो गया 3। तो 3 जर्मनी ने एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। वो कौन से 3 बड़े बड़े युद्ध थे वो आपको आपके NCERT में बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा, और जो चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा आपको नहीं आता है उसको क्या करना है? नोट इट डाउन करना है। ठीक है, केवल वीडियो नहीं देखना है, आपको पेन पेपर हाथ में रहना चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि डोंट ऑपरेट फ्रॉम माइंड,
ऑलवेज ऑपरेट फ्रॉम पेन एंड पेपर। कहने का मतलब है हमेशा माइंड से ही ऑपरेट मत करो, पेन पेपर लेकर क्या करो, उसका प्रोज एंड कॉन्स लिखो। ठीक है, ये मान लो कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोचो मत, उसको लिखो, नोट बना लो। ये आपका A4 शीट हो गया है ना, इसमें लिख लो पॉजिटिव पॉइंट, इसमें लिख लो नेगेटिव पॉइंट, क्या क्या आएगा उसको क्या करो, नोट इट डाउन करो, है ना। तो हमेशा पेन पेपर के साथ क्या करो, काम किया करो, कोई भी शेड्यूल बनाया करो, आप अपना प्लान बनाया करो, स्ट्रैटेजी बनाया करो, तो हमेशा पेन पेपर का यूज करके। तो चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये आपका फ्रैंकफर्ट है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी। अब देखो ये जो डेट लिखा हुआ है, ये भी डेट कहीं ना कहीं आप जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। हर एक ऑप्शन का अपना क्या होता है, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन मैं अभी आपको MCQ करा रहा हूँ, केवल आंसर पे जा रहा हूँ। बाकी इन सब चीज़ों का भी क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंस है जो कि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? अब देखो इटली आ गया, मैंने बताया कि क्लास 10th में मेजरली क्या है बच्चों, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, सवाल उधर से ही आएंगे। और मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया है, इटली यूरोप का क्या है, एक देश है जो कि साउथ में है, और मैंने आपको मैप के थ्रू बताया है। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था बच्चों? तो ध्यान देना है, यंग इटली का संस्थापक था मेजिनी। कौन था? मेजिनी। और मेजिनी कहाँ है इसमें? तो सी में। अब इसको भी पढ़ना है, जियोबर्टी, काबूर, गैरिबाल्डी, ये सब कौन था, आपको एक एक बार देखना है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ मेजिनी पे, इसके साथ चल रहा हूँ, सी, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यंग इटली, ये सवाल बहुत फेमस है और बार बार रिपीट भी किया है बिहार बोर्ड ने। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दीजिएगा, BPSC, UPSC या अलग SSC, ये सवाल फेमस है, आएगा और कितनी बार आ चुका है बच्चों। तो क्यों ना अभी से इसे क्या कर ले, याद कर ले कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? वो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ, ये आपको बताना है। डेनमार्क की संधि बताइए, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसका आंसर क्या होगा? हर एक संधि का अब आपके एग्जाम में एक सवाल आता है। ठीक है, वो क्या है कि 250 वर्ड में लिखिए या 100 वर्ड में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा कि डेनमार्क की संधि से आप क्या समझते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि से आप क्या समझते हैं। बिहार बोर्ड के टीचर आपके एग्जाम में सवाल सेट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि संधि क्या था, इसके पॉजिटिव आउटकम क्या थे, नेगेटिव आउटकम क्या थे, इस संधि से क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। मैं आपको बस सवाल रेज कर रहा हूँ कि आप भी जब आगे पढ़ाई करो तो इतने सारे सवाल क्या करो, रेज करना सीखो अपने माइंड में। ठीक है, और उसको नोट इट डाउन करो। तो इसका जो जवाब होगा ये क्या होगा बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, 5 का डी। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि के वजह से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, और वो सवाल है आपका, ये रहा आपके स्क्रीन पे, सेडोवा का युद्ध किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में आखिर पराजय किसकी हुई, हार किसकी हुई? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई, बताइए, प्रसा की हार हुई, नेपल्स की हार हुई, या सार्डिनिया की हार हुई? ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रिया की यहाँ पे क्या हो गई, हार हुई थी सेडोवा की युद्ध में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेडोवा का युद्ध, द बैटल ऑफ सेडोवा। और ये आपके एग्जाम में आएगा, ये कब हुआ था, ये आपको NCERT पढ़ के या जहाँ मैं पढ़ाया हूँ अच्छे तरीके से बताया हूँ, जाके ढूंढना है। ठीक है, ये कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, आखिर ऑस्ट्रिया यहाँ हारा, तो ऑस्ट्रिया को हराया कौन? ठीक है, मैंने आपको बताया था वीडियो में, ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्या है, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ और ध्यान देते जाना है। देखो पहले ना तो आप लोग क्लास 10th में आ गए हो, सफलता का बच्चों 4 सीढ़ी है, स्टेयर है। वो कौन कौन सा है?
क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। इसलिए पूरा जी जान लगा दो, है ना। और क्लास 10th में और अच्छा मार्क्स लाओ, जितना अच्छा मार्क्स लाओगे उतना ही अच्छा आपका क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्लास क्वेश्चन नंबर 7, 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ। ठीक है, 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, बताना है बच्चों। इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये इटली में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। देखो बिस्मार्क आ गया ना फिर से, ये कहाँ का था बताना है, ये किस देश का था बिस्मार्क, और इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये काउंट काबूर को कहा जाता है। ये बहुत ही क्या था, काउंट काबूर इफेक्टिव पर्सनालिटी था। इनके बारे में देखिएगा, आपसे सवाल आएगा कि काउंट काबूर की पर्सनालिटी को विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपको लिखने के लिए। तो उसने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब आपको क्या करना है, बताना है। तो इटली का बिस्मार्क कहा जाता है किसे, काउंट काबूर को। अगला सवाल है आपका यूनान। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। अब बताइए, आपको यूनान आ गया, अब यूनान से कुछ याद आ रहा है बच्चों, सिकंदर, इसको हम इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं, यहीं का द ग्रेट सिकंदर, जिसने पोरस का सिकंदर जो पूरे दुनिया को जीतने चला था, है ना। और हमारे भारत में भी जम्मू कश्मीर के तट पर झेलम नदी के किनारे क्या हुआ था, युद्ध फाइट किया था, युद्ध किया था। तो ये आपका यूनान के, ये भी आपके क्लास 10th में पढ़ना है ग्रीस का, लेकिन मेजरली आपको इटली है, जर्मनी है, यूनान भी है और 1-2 देश और है। आपको पूरा क्लास 10th चैप्टर 1 इतिहास में कवर करना है, आपको जानना है, समझना है ना। और आगे बढ़ोगे आप तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, भारत को आज़ादी कैसे मिली, कितनी तकलीफ़ें हुई, क्या क्या, सब चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई ये आपको बताना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी, तुर्की। तुर्की की पराजय हुई। तुर्की जो आज हम लोग टर्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्की। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक सवाल, ठीक है, आप लोगों से सवाल है, वीडियो को देखकर कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि तुर्की का अब नया नाम क्या है। रिसेंट नाम तुर्की जो देश है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो संविधान है, उन्होंने अपने क्या किया, देश का ही नाम बदल दिया। तो नया देश का नाम आपको जाकर कमेंट सेक्शन में लिखना है बच्चों। ठीक है, देखते हैं पहला कमेंट किसका आता है। अगला सवाल है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10th, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया। जियोबर्टी ने, चार्ल्स एबर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने और मेजेनी ने। क्वेश्चन नंबर 10th, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 10th का डी, मेजेनी ने क्या किया था बच्चों, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। देखो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम ही है आपका। तो आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या और कहाँ गया, वेट, आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या और इसका अवधारणा का जन्म, बर्थ किस घटना से माना जाता है। देखो इतिहास पढ़ोगे ना बच्चों, इतिहास में हर एक चीज़ का अपना सिलसिलेवार तरीके से क्या है, एक विकास हुआ है। कोई चीज़ सडन नहीं आता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो पनपता है, ग्रो करता है। तो राष्ट्रवाद भी वही है। तो देखो जन्म कहाँ हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, ठीक है, किस घटना से माना जाता है, तो पुनर्जागरण काल बोलते हैं यूरोप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पुनर्जागरण काल यूरोप का। आपका आएगा कि यूरोप में पुनर्जागरण काल के समय कौन कौन से विकास देखे जाते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण काल की घटना का विवरण कीजिए, विवेचना कीजिए। इस तरीके का आपका सवाल 100 शब्द का या 250 शब्द का एग्जाम में आ सकता है। तो थोड़ा सा डेप्थ में आपको नॉलेज होना चाहिए कि पुनर्जागरण था क्या, ये किस सेंचुरी में आया, क्यों आया आखिर, है ना। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, तो पुनर्जागरण काल आया क्यों। पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना,
जैसे कि भारत में भी है, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। आखिर उन्होंने ऐसा, वो विवश क्यों हो गए और क्यों चले सोसाइटी को सुधारने में? धर्म सुधार आंदोलन या काफ़ी सारे उन्होंने काम किया राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, वो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ना है। तो राष्ट्रवाद समझ गए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण काल के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। एकदम भूलना नहीं है, सब चीज़ को याद रखना है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लाल टुकड़ी, ये बहुत अच्छा सवाल है और कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। बिस्मार्क, काबूर, मेजनी और गैरीबाल्डी। इसका क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। ये भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी था, पावरफुल पर्सनालिटी। क्लास 10th में देखो ये क्या था। मैं देखो चाहूँ तो अभी अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन बस मैं हिंट छोड़ रहा हूँ ताकि देखो आजकल क्या हो गया है, आप बच्चों का एक नेचर हो गया है कि 5 मिनट 10 मिनट में क्या चाहिए? सारा ज्ञान चाहिए। लेकिन जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे होगा? इसलिए मैं सवाल छोड़ता जा रहा हूँ और सबका जवाब फाउंडेशन के या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो थोड़ा जाओ, एक्सप्लोर करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा समय दो, ताकि और अच्छे से चीज़ों को समझ सको, सीख सको, जान सको और अपनी समझ को और ज़्यादा विकसित कर सको, ठीक है। तो लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं और ये काफ़ी टाइम आ चुका है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? द मोस्ट फेमस वियना कांग्रेस, ठीक है। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था पूछ रहा है यहाँ। अब देखो एग्जाम में ना आजकल ये आ रहा है, नहीं था दे देगा, सवाल दे देगा। इसको जब भी आप एग्जाम में जाना तो पहले देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, वैसे ही तो आप लोगों को भी करना है। सवाल आया वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं, पे क्या करना है? आपको सर्किल करना है, आपको याद रहेगा कौन देश सम्मिलित नहीं था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका डी, जर्मनी। जर्मनी नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि इसी पे क्या लगा था? बहुत सारा फाइन लगा था। तो वियना कांग्रेस, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाता है ना कि इतिहास उठाकर जब देखोगे तो इतिहास में कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसमें एक है वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस कब हुई? आखिर ये वियना जगह है तो कहाँ? ठीक है, आप 10th में चले गए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वियना कांग्रेस में इस क्या क्या कौन कौन से देश यहाँ सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी, मतलब ये तीनों था, ठीक है। इसका आउटकम क्या था? रिजल्ट क्या आया इसका? इसमें बैठक में जब हुआ, ठीक है, तो इसका आउटकम क्या था? ये सब चीज़ों पे हमें क्या करना है? आप लोगों को देखना है, पढ़ना है और क्लासेस के वीडियो को देखना है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आप बार बार बोल रहे हो क्लासेस के वीडियो को देखना। आई नो अभी का जो मॉडर्न सिनेरियो है वो टोटली बदल चुका है। क्यों? आप लोग जाते होंगे केवल MCQ देख लिए, जो 150-200 करा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई किए मार दिए, इससे काम नहीं चलेगा। फिर 11th-12th क्या होगा? जब अभी तक जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसका डेप्थ नहीं होगा तो आगे फिर ये तुम्हारा टेंडेंसी बन जाएगा। अगले क्लास में भी जाओगे तो सोचोगे क्या कि कोई बना बनाया पकवान दे दे, देख ले, मार ले। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा मेहनत करने का जो टेंडेंसी है वो घटता चला जाएगा, खुद से तुम्हारा विश्वास उठता चला जाएगा। दैट्स वाई हम लोगों की संस्था प्रयास कर रही है कि आप तक अच्छी शिक्षा को पहुँचाया जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको मिल सके, जिससे आप अपना जीवन संवार सके। उससे पहले अपनी सोच को विकसित कर सके। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखो यूरोप का मरीज, यूरोप इतना बड़ा क्या है? एक महाद्वीप है, मैंने आपको दिखाया। उसका मरीज किसे कहा जाता है? तो 14 का क्या हो जाएगा? टर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टर्की को। इससे मैं एक सवाल भी पूछा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि इसका नया नाम क्या है, ठीक है बच्चों। यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्वेश्चन नंबर 15। गैरीबाल्डी, देखो मैंने बताया ना कि कितना पावरफुल पर्सनालिटी था गैरीबाल्डी, जाकर चैप्टर पढ़ना। आगे सवाल, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से कुछ और चीज़ था और किया कितना बड़ा चीज़। देखो तो क्या था पेशे से? 15 का आपका क्या हो जाएगा? डी। और आप बताओ बच्चों, सिपाही था, किसान था, जमींदार था, वो नाविक था। दैट इज द करेक्ट आंसर, डी।
देखो बंदा नाविक था और एक देश के एकीकरण में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, कितना पावरफुल और एटीट्यूड और माइंडसेट का कितना मजबूत इंसान होगा कि जो चाह लिया वो कर दिया। और बाद में पढ़ोगे कि इसको पेश भी किया जाता है क्या, राजगद्दी, कि चलो आप बन जाओ, लेकिन ये मना कर देता है। ये महानता देखो गैरिबाल्डी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या हमारी संस्था के YouTube चैनल पर आकर क्लास 10th चैप्टर 1 जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो आप विथ मैप। मैंने काफ़ी, देखो कोई टीचर होता है ना, बार बार आपको अगर रिकमेंड करेगा, समझो कि वहाँ वो बहुत मेहनत किया है। गेटिंग माय पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। और मेहनत क्यों किया है, आप लोग के लिए किया है, ताकि आप लोग तक अच्छा शिक्षा पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? चलो अच्छा सवाल है ये। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? बताना है आपको। ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेल पाइन संघ, राइन राज्य संघ, इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा? सी, राइन राज्य संघ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी का एक क्षेत्र है राइन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए बाद में देखना। यहाँ पे मिनरल्स का भंडार है, कोलन है ना। अभी मैं हल्का से बताया हूँ, बताता नहीं है ना। राइनलैंड जाकर देखना है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? RHINE, जर्मनी का। अब जाके आप लोगों को मैप में देखना है कि मान लो जर्मनी के मैप में कोई मैप, मान लो ये मैप हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब भी मैप में कोई पार्ट को देखो तो ध्यान रखना कि वो नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, कि है ना, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। हर डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि भारत का मैप देख लो, सपोज करो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये हो गया आपका, ये भारत का मैप। अगर मैं पूछ लूँ तमिलनाडु कहाँ है, तो सीधा नहीं बताना है भारत में है। भारत में भी है तो कहाँ है? तो ये क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तमिलनाडु कहाँ है? कहीं बताइए, कहीं यहाँ है। तो भारत के कहाँ है? साउथ में। केरला कहाँ है? इधर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको ईस्टर्न घाट, इसको वेस्टर्न घाट। कोई पूछेगा कि तमिलनाडु ईस्टर्न घाट में है कि वेस्टर्न घाट में? ईस्टर्न घाट में। तो इस तरीके से आपको मैपिंग याद रखना है, ठीक है, विथ लोकेशन। आगे बढ़ते हैं। चलिए 17, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन था ना, अपना कोड लाया था, इसको हम संहिता को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कोड बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड। आपका सवाल आ जाएगा इससे कि नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं, इसकी अच्छाई और बुराई पे विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए। ये कहाँ तक नेपोलियन का कोड सफल रहा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा 1804। कहाँ है 1804? ऑप्शन में डी। अच्छा, ऑप्शन को टिक करते वक्त घबराना नहीं है। मैं तो बस टाइम कांस्टेंट भी है इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट जा रहा हूँ। हर एक ऑप्शन को देखना है। 1789 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1789 बताइए। 1791 ये भी अच्छा डेट लिखा हुआ है। 1801 सब डेट का अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ऐतिहासिक महत्ता है। और यहाँ डी है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन को देखना है तब टिक करना है। तो 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 18 किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी फ्रांस में कुछ उथल पुथल हो रहा है, समझ लो कोई ना कोई वार या कुछ ना कुछ दुर्घटना या घटना व्हाटएवर भी होने वाला है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 का हो गया ए, मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे कि इसको ऐसे समझो कि कोई घर है, घर में छोटा बच्चा है और वो बहुत बदमाश है, और पता चला क्या कि 5 घंटे के लिए गायब है। सारे घर वाले परेशान कि 5 घंटे के लिए गायब है, पक्का कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ लेके आएगा। गुड न्यूज़ भी ला सकता है, ठीक है, लेकिन मैं एक जनरली बता रहा हूँ। तो समझ गए? याद रखना आएगा कि किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। और इस वीडियो का
दो और सवाल हैं, ठीक है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 वो है आपका, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बताइए, सेनापति बनाया क्या काउंट काबूर को, या फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्या किया? मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, बताना है आपको। 19 सब प्रधानमंत्री। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। अब बताइए कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया? जर्मनी का कि इटली का कि यूनान का, ग्रीस का? ये सब आपके क्लास 10th में पढ़ना है। ये तो इजी सवाल है, आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और नहीं पता है तो बच्चों ये बहुत दुख की बात है, फिर से आप जाओ और NCERT को पढ़ो। किताब तो मिला होगा ना, ठीक है। हर एक चीज़ वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहो, पहले खुद से पढ़ो। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैंने सब अच्छे तरीके से मैंने बताया है, ठीक है, वीडियो में। नेक्स्ट है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उस सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, इसलिए भाई मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम सवाल है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अब आप बता ही सकते हो, उस समय से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको भी दिखाया हूँ। बताइए बच्चों जल्दी से, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन को डील किया, आपको अच्छे से समझाया, बताया। कुछ सवाल को मैंने जानबूझकर छोड़ा भी, ताकि आपके अंदर भी मेहनत करने का लगन जुनून आना चाहिए, और आप उस पर सर्च करो, किताब पढ़ो। नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लो कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है, हमारी संस्था या मैं खुद आपको उसका आंसर दूंगा। तो जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो मैंने MCQ बताया है उसको फिर से तैयार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।